Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो देखो मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि यूरोप का हमने बहुत सारा देखा, हमने इटली का यूनिफिकेशन देखा, जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म जो ब्रिटेन का है वो बाकी यूरोप से अलग कैसे है। तो बाकी यूरोप से अलग कैसे है अभी हम लोग आंसर में देखेंगे। उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ये तुम्हारा काम है ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई हो और मैं तुम्हारे लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं। तो अब तक तुमने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो आंसर देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप इन सेवरल वे, हियर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंस। तो देखो तुमको आंसर लिखने से पहले ऐसा लिख देना होता है ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और चलो देखते हैं पहला पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 1 है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अनलाइक मैनी यूरोपियन कंट्री द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेल और रिवोल्यूशन, द प्रोसेस वाज अ लॉन्ग ड्रोन आउट। तो देखो इससे पहले हमने जितना भी देखा, जर्मनी का देखा, फ्रांस का देखा, सब में क्या होता है, जैसे फ्रांस में होता है 1789 में अचानक से लोगों के अंदर क्रांति जागती है। जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ होता है, अचानक से मिडिल क्लास वालों के मन में आता है नहीं हम किसी के गुलाम क्यों रहे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत लंबा चलता है, मतलब अच्छा धीरे 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 यूनिफिकेशन होते रहता है और उसके बाद फिर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन होता है। मतलब शॉर्ट में बोले तो यहाँ पे लंबा प्रोसेस चलता है, अचानक से नहीं होता है कि अचानक से यूनिफिकेशन का मन किया और अचानक से यूनिफिकेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे लंबा चलता है। पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ सिंगल डोमिनेंट इथनिक ग्रुप। देखो पहले पढ़ लेता हूँ। अनलाइक मैनी यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन डिड नॉट हैव अ सिंगल डोमिनेंट इथनिक ग्रुप, इंस्टेड इट वाज फॉर्म थ्रू ग्रेजुअल मर्जिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट ग्रुप सच एज नॉर्मन, एंग्लो सेक्शंस, द सेल्ट्स। दिस मीन देयर वाज नो क्लियर इथनिक बेसिस फॉर अ ब्रिटिश नेशन अनटिल मच लेटर। देखो यहाँ पे क्या है, लेक ऑफ सिंगल डोमिनेंट इथनिक ग्रुप। हमने फ्रांस वाले में देखा था, आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रांस वाले कैसे यूनिफिकेशन जगाते हैं, ला पैत्रे और के वो जो और क्या क्या था, फिर वो लोग एक झंडा लेके आते हैं, एक लैंग्वेज लेके आते हैं। तो यहाँ पे कोई वैसा एक नहीं था, यहाँ पे मतलब ढेर सारे मिक्स होके बने हुए थे, तो सबको एक लैंग्वेज तुम नहीं ना सिखा सकते हो। तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक सिंगल डोमिनेंट इथनिक ग्रुप नहीं था। अब तुम इतना लंबा अगर ना लिखना चाहो तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर तुमको आंसर में इतना लंबा याद नहीं होगा या फिर समझ में नहीं आएगा तो तुम यहाँ पे सिर्फ ग्रुप्स तक या फिर यहाँ से यहाँ तक सेल्स तक लिख सकते हो। इतना लंबा अगर तुमको नहीं लिखना है, नहीं याद करना है तो, और अगर याद होता है, थोड़ा समझ में आता है तो इतना लंबा भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है एब्सेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन ऑल्सो हैड a यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम that was different from many other European country. It had a system of constitutional monarchy in that the monarch's power was limited by a set of custom, law and custom. This prevented the monarch from becoming an absolute ruler, which was often the case in other European countries. तो देखो फिर से यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। तो जैसे देखो वहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर इथनिक ग्रुप नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई पार्टिकुलर ब्रिटेन के लोग नहीं रह रहे थे। जैसे फ्रांस में फ्रांस के लोग रह रहे थे, इटली में इटली वाले रह रहे थे, जर्मनी में जर्मनी वाले रह रहे थे, सॉरी मतलब जर्मनी में जर्मन वाले रह रहे थे। लेकिन ब्रिटेन में कोई वैसा पार्टिकुलर ग्रुप नहीं था। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये लोग के साथ ये भी था कि वहाँ पे कोई एब्सोल्यूट मोनार्च भी नहीं था। मतलब जैसे हमने देखा फ्रांस में कोई कैप्चर किया हुआ था, एक पार्टिकुलर ग्रुप आया और कैप्चर कर लिया, लेकिन ब्रिटेन को कोई कैप्चर नहीं किया है। वहाँ का जो मोनार्च था वो भी एक रूल के अंदर चल रहा था, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देखो अगर तुम इसे भी इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, ये भी बहुत लंबा दिख रहा है, तो तुम यहाँ ईट से लेके दिख रहा ना यहाँ पे ईट, उससे लेके कस्टम तक लिख देना, ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये याद करना भी आसान होगा और तुम्हें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ब्रिटेन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच अलाउड फॉर मोर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। दिस मीन दैट द पीपल हैव मोर टू से इन हाउ द कंट्री वाज रन, विच हेल्प टू फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब देखो वहाँ पे ना एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया गया, जैसे और सब जगह मोनार्ची हटा के कोई डेमोक्रेसी नहीं बनाया गया, लेकिन वहाँ पे पहले भी एक डेमोक्रेसी चलता आ रहा था और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया भी गया। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे जो चल रहा था प्रोसेस वो और थोड़ा जोर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे स्कूल वाले तुमसे पूछने लगे कि हम स्कूल में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये चेंजेस करना चाहिए, वो चेंजेस करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आएगा जब मैं चेंजेस कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं पूरे स्कूल को चलाऊँ। तो वैसे ही जो वहाँ पे गुलाम थे उसको धीरे धीरे दिमाग में आया कि नहीं ये कंट्री हमारा, हम इसको चला सकते हैं, लेकिन स्कूल तुम्हारा नहीं है, तुमको लात मार के भगा दिया जाएगा अगर तुम वैसा करने खोजे तो।
उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5 है एलिमेंट्स ऑफ यूनिफिकेशन। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड बाय एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। तो देखो अब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला तो वो लोग धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बनाने लगा, अपना एक फ्लैग बना लिया, अपना एक नेशनल एंथम बना लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को अपना नेशनल लैंग्वेज मान लिया और जो भी पुराना चीज़ था उसको सबऑर्डिनेट के तौर पे रखा और नए नए चीज़ों को और आगे बढ़ाते गया। तो ये वाला पॉइंट कुछ उतना खास है नहीं, लेकिन फिर भी 5 नंबर का आता है तो 5 पॉइंट्स करना था। और जहाँ-जहाँ से मैंने बताया वहाँ अगर तुमको लंबा नहीं याद होता तो तुम शॉर्टकट कर सकते हो, क्योंकि ये आंसर वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद लास्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख देना, इन कंक्लूजन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज यूनिक कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट ऑकर ओवर सेवरल सेंचुरीज। तो ये था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सब वीडियोस मैं एक डेमो वीडियोस की तरह बना रहा हूँ। अगर ये वीडियोस चला तो ठीक है, मैं और वीडियोस बनाऊंगा हर एक चैप्टर के लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं हर एक चैप्टर का, तुमको ऐसे ही आंसर चाहिए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं चाहिए तो फिर देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा तब। बाय बाय।